नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में एक नई हलचल है। प्रशांत किशोर के शक्ति प्रदर्शन ने सबको हैरान कर दिया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल हो या आरजेडी हो। प्रशांत किशोर की युवा संवाद में करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम करने का ऐलान हुआ है और जिस तरह से प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ एकत्रित हो रही है, सभी पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर तीसरी शक्ति में उभर कर सामने तो नहीं आ रहे हैं। इसी बात को लेकर सारी पार्टियां परेशान है और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं कि प्रशांत किशोर की क्या रूपरेखा होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। प्रशांत किशोर की जो प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन, ये सभी पार्टियों की नींद हराम कर रखी है और जिस तरह से युवा संवाद सम्मेलन में इन्होंने ऐलान किया है कि लगभग करोड़ों लोगों को इसका मेंबर बनाया जाएगा, जोड़ा जाएगा और उनको पार्टी से एक साथ जोड़कर और एक नई विकल्प के रूप में ऐसा लग रहा है सभी पार्टियों को कि वो खड़ा हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है? देखिए, 2 अक्टूबर को जन सुराज की नई पार्टी बनने वाली है। अब उसका नाम क्या होगा, उन्होंने नाम तय कर रखा होगा। 2 अक्टूबर के पहले 1 करोड़ लोगों को इस पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य प्रशांत किशोर ने बहुत पहले रखा था और इसी के लिए वो हर रविवार को देखे होंगे, पिछले रविवार को भी सम्मेलन था, इस रविवार को भी एक सम्मेलन था, युवाओं का युवा संवाद था। और जिस तरह से इन सम्मेलनों में, इन सभाओं में जो बापू सभागार के अंदर हो रहा है, भीड़ उमड़ रही है और सभा के बाहर स्थल पर भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है, वो एक संदेश दे रहा है कि प्रशांत किशोर को लोग तीसरी शक्ति के रूप में स्वीकार करते जा रहे हैं। नौजवानों में प्रशांत किशोर के प्रति क्रेज बढ़ते जा रहा है और चुनाव जब जब आता है तो आप देखे होंगे कि इसी तरह का माहौल बनता है और माहौल बनते बनते धीरे धीरे वो चुनाव परिणाम में बदल जाता है। तो प्रशांत किशोर बिहार में एक विकल्प बनने की तैयारी काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे हैं। लगभग 3-4 सालों से जमीन पर वो काम कर रहे हैं। गांव गांव घूमकर पदयात्रा किया, लोगों को जोड़े, क्लब बनाए, गांव गांव तक उनका अपना नेटवर्क खड़ा किया और अब उस नेटवर्क को खड़ा करने के बाद देखिए, लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा। गंभीरता उनकी देखिए कि उन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया कि अपनी बातों से वो भटक जाए, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हमको बिहार को बदलना है, अभी हमको देश नहीं बदलना है। वो कहते भी हैं कि पहले हम अपना बिहार बदलेंगे, जब बिहार बदल जाएगा तो देश अपने आप बदलेगा, क्योंकि बिहार जो है वो देश का ही एक हिस्सा है। जब हमारे नौजवान पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ जाना बंद हो जाएगा, ये इस प्रदेश में ही रोजी रोटी और रोजगार होगा, तो हमारा बिहार बदलेगा। और इसी मुद्दे को लेकर वो गांव गांव में घूम रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में लालू और नीतीश दोनों की नाकामियों को गिना रहे हैं। बीजेपी ने जो भेदभाव बरता है 14 से लेकर अपने शासनकाल में 24 तक के जो शासनकाल 10 साल रहा, उस भेदभाव के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर निश्चित रूप से बिहार के एक तीसरी शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। और आप यूं कहें कि वो तीसरी शक्ति नहीं, बल्कि वो तो चाहते हैं कि बिहार की पहली शक्ति बने और बिहार में सत्ता परिवर्तन कर उसका सूत्रपात करें, ताकि बिहार को बदल दे। बिहार में बदलाव चाहिए उनको। और आप देखे ही होंगे 15 के चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार को जिताने के लिए एक नारा दिया था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो अब फिर वो बदलाव चाहते हैं। उन्होंने देखा कि बदलाव नहीं हुआ जैसा कि उनका कहना है, अब वो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार की स्थिति सुधरे, बिहार में शिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार, पलायन, ये जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे कभी चुनाव के मुद्दे नहीं बनते, उनको चुनावी मुद्दा बनाया जाए। और आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू जो पार्टियां हैं, जो जाति पाति के नाम पर केवल सरकार और शासन में रहती है, उस पर हमला किया जाए। तो देखिए, बिहार को लेकर प्रशांत किशोर के पास एक व्यापक कार्यक्रम है
और उस कार्यक्रम को वो बताते भी रहते हैं। हम लोग भी थोड़ी सी चर्चा करें ताकि दर्शक जान पाए। देखिए, प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि बेरोजगारी पर, नौकरी पर, रोजगार पर, पलायन पर ये चुनाव का मुद्दा बने, लेकिन वो जानते हैं कि ये बिहार है, बिहार सिर्फ इन मुद्दों पर काम नहीं करेगा। तो जो ये मुद्दा है ये बिहार के विकास में कारगर तो होगा, लेकिन वोट पूरी तरह से ला दे उनके लिए, इसमें ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कई फॉर्मूला भी बनाया है। चुनावी महारथी तो वो माने जाते हैं, जीत का उन्होंने कई नेताओं को उन्होंने जीत के दहलीज तक पहुंचाया है। राजनीति के मैनेजमेंट गुरु। हाँ, राजनीति के मैनेजमेंट गुरु हैं, तो इसलिए उन्होंने मैनेजमेंट भी किया है। ऐसा नहीं कि केवल बेरोजगारी, नौकरी, रोजगार, पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आपको अपने लिए नहीं बच्चों के लिए वोट देना है, तो बस वो इतने पर ही बैठ गए। वो इतने पर नहीं बैठे होंगे। इतने पर यदि बैठ जाते तो बिहार के राजनीतिक दलों की नींदें नहीं उड़ती। नींदें उड़ी हैं तो उसके पीछे के कई कारण हैं। ये तो माहौल बनाने के लिए है, लेकिन जीत का जो फॉर्मूला है उसको भी प्रशांत किशोर ने तय किया है और बताया है, और वो फॉर्मूला कहीं और से नहीं लाए। प्रशांत किशोर कभी दूसरे की कमजोरी को अपनी मजबूती बना लेते हैं और अपनी कमजोरी को भी अपनी मजबूती बना लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार और लालू यादव ने इस बिहार में जातीय सर्वे कराया। प्रशांत किशोर कभी इस जातीय सर्वे के उस तरह से पक्षधर नहीं रहे जिस तरह से इन लोगों ने कराया। तो लेकिन अब जब जातीय सर्वे हो गया, जब आरक्षण का दायरा बढ़ा भी दिया गया और उसका लाभ भी किसी को नहीं मिला, तो इसका लाभ उठाना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी, और इसी को उन्होंने अपने चुनावी फॉर्मूला का मुख्य सूत्रधार मतलब बनाया है। पूरा एजेंडा वही। जैसे अब उनका कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि जो जितनी संख्या में है उसके हिसाब से हम उसको टिकट ही देंगे, और जब टिकट देंगे तो वो जीत कर भी आएंगे उसी संख्या में, जीते ना जीते, लेकिन पहले तो शुरुआत तो वहीं से होगी। तो फिर जनता फैसला करेगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी देना है कि नहीं। तो उनके हिसाब से यदि बिहार में 15% यादव हैं तो 15% यादवों को वो टिकट देंगे। यदि 19% मुसलमान हैं तो 19% मुसलमानों को भी टिकट देंगे। यदि 15% सवर्ण हैं तो 15% सवर्णों को भी देंगे। जितने अति पिछड़े हैं उन अति पिछड़ों को भी वो टिकट उसी हिसाब से देने का प्रयास किया गया। मतलब उनका जो फॉर्मूला है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी देंगे, और इसी से बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी नींदें उड़ गई। अब जैसे इससे सबको नुकसान होने वाला है। बीजेपी को नुकसान होगा यदि 15% सवर्णों को वो टिकट देते हैं, अति पिछड़ों में वो टिकट देते हैं, तो वो कहाँ जाएगा, वो काट होगा इनका। यदि यादवों को टिकट देते हैं, मुस्लिम को टिकट देते हैं तो आरजेडी को परेशानी बढ़ाते हैं। और जो लोग आरजेडी को छोड़कर जाने वाले हैं, जिनको लगता है कि टिकट नहीं मिलेगा, वो प्रशांत किशोर के तरफ रुख कर सकते हैं, उनका दामन थाम सकते हैं। इसमें कई युवा भी हैं, और प्रशांत किशोर का ये कहना है कि बिहार के युवाओं को जगना होगा, और बिहार के युवाओं को वो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट भी देंगे। उनका ये दावा है कि उनका प्रयास रहेगा कि सबसे अधिक टिकट वो बिहार के युवाओं को दे जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बिहार के आगे बढ़ाने में कुछ कर सकते हैं। उन्होंने, प्रशांत किशोर ने बिहार में डोमिसाइल नीति का भी समर्थन किया है और कहा है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। बिहार के नौजवानों को बिहार में नौकरी नहीं मिलती है और वो बाहर जाते हैं, तो उनको बिहार में नौकरी होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ के लोगों के लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए, न कि दूसरे जगह के लोग यहाँ पे आके नौकरी करें। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने अपना गेम खेल दिया है, और जो गेम कभी तेजस्वी यादव कहते थे, हालांकि सत्ता में आने के बाद वो भी उस मुद्दे पर चुप हो गए, अब प्रशांत किशोर उस मुद्दे को लेकर आए हैं। तो इसमें कितना वो सफल हो पाएंगे, लोगों को, जो 1 करोड़ लोगों को 2 अक्टूबर के पहले जोड़ना है, उसमें वो कितना सफल हो पाते हैं,
और जो फॉर्मूला नीतीश कुमार और आरजेडी के खिलाफ प्रशांत किशोर ने बनाया है बीजेपी के खिलाफ, उसमें वो कितना सफल हो पाते हैं ये भी देखना है। और उनका मुख्य जो फोकस है कि वो बिहार को बदलना चाहते हैं और वो नीतियां अपने हिसाब से लागू करना चाहते हैं, तो इसमें कितना उनको सफलता मिलता है ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन जो फॉर्मूला और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उससे निश्चित रूप से बिहार के राजनीतिक दलों में हड़कंप है और उनके सामने एक चुनौती है कि अब उनको एक चुनावी महारथी से लड़ना है। पहले होता था कि नेता नेता से लड़ता था, जनबल केवल होता था, जिसके पास जितना वोट है वो वोट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अब जनबल के साथ अब मैनेजमेंट, अब छल बल कल चुनावी दाव पेच वो सब प्रशांत किशोर चलेंगे और उस दाव पेच के अंदर उसकी जद में सब आने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव प्रशांत किशोर को करीबी से जानते हैं कि कैसे 15 के चुनाव में उन्होंने एक छोटे से मुद्दे को कैसे उछाला। आरक्षण का जो मुद्दा था, जो मोहन भागवत के मुंह से निकल गया था कि आरक्षण का संशोधन होना चाहिए, उस मुद्दे को किस तरह से उन्होंने बजाया, नीतीश कुमार के छवि को किस तरह से वो बिहार में फिट किया। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, तो वो जानते हैं कि कैसे हवा का रुख प्रशांत किशोर बदल सकते हैं। केवल वो जाति पाति का मामला है तो जाति पाति को भी साध रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो जाति पाति को नहीं साध रहे हैं, वो जाति पाति को भी साध रहे हैं। और कभी कभी उनका ये बयान ये भी आता है, वो पूरा होगा कि नहीं, कि वो चुनावी रणनीति से दूर रहेंगे, वो अपना विकल्प तैयार करेंगे, लोगों को लड़ाएंगे और वो लड़ाकर वो एक राजनीति ऐसा शक्ति बनवाएंगे बिहार में जो नीतीश और लालू और बीजेपी को सत्ता से दूर कर देंगे। तो अब देखिए इसमें कितना सफलता। तो राकेश जी देखिए, मैनेजमेंट गुरु राजनीति का होना एक अलग बात है और राजनीति खुद करना अलग बात है। प्रशांत किशोर का भी मैनेजमेंट गुरु हुआ करते थे और कई बड़ी बड़ी पार्टियों को उन्होंने जिताने का भी काम किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू के साथ भी उन्होंने काम किया, ममता बनर्जी के साथ काम किया, सबको सफलता दिलाई उसने। आज राजनीतिक गुरु खुद मैदान में है, तो क्या जो सामने उनके बड़े बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, इनकी क्या तैयारियां होगी इनको रोकने के लिए? देखिए सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं। चुनाव है तो कोई तो यहाँ संत बैठा नहीं और कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ा है। वो राजनीति के हर दाव पे जानता है। जब मैनेजमेंट नहीं होता था उसके पहले से वो चुनाव लड़ा है और मैनेजमेंट के साथ भी वो चुनाव लड़ा है। जिस तरह से मान लीजिए टेक्नोलॉजी आया तो आरजेडी आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ना, बीजेपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ना, जनता दल यू भी कर रही है, तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, तो वो लोग भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन निश्चित रूप से इस बात को आप मान के चलिए कि प्रशांत किशोर ने एक चुनौती पैदा किया है। इनको पुष्पम प्रिया जैसे लोग कह देता है कई सोशल मीडिया पर कि पुष्पम प्रिया आई थी हवा हो गई थी, तो प्रशांत किशोर पुष्पम प्रिया नहीं है, वो केवल हवा में बातें कर रही थी। इन्होंने अपने जमीन पर कार्यकर्ताओं का एक सेटअप तैयार करके लोगों को दिखाया है। इनके पास कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार हो रही है, युवा क्लब गांव गांव में है, प्रशांत किशोर की चर्चा हर गांव में हो रही है और हर लोग उनसे वाकिफ है। ऐसा नहीं है कि पुष्पम प्रिया जैसे किसी जगह पे गए, फोटो खिंचा लिए और कह दिए कि बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये तो अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, ये तो विकल्प देने के लिए बातें कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर बड़ा हुआ सदा हुआ चाल चल रहे हैं, इसको समझना होगा। और वो पहली शक्ति बनना चाहते हैं, बन भी सकते हैं। राजनीति में आप कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। जनता का मूड और जनता का मिजाज बदल जाता है, उसको बदलते हुए देरी नहीं लगता। 77 में इंदिरा गांधी के पास रिपोर्ट था कि आज चुनाव होगा तो इंदिरा गांधी जीत जाएंगी, इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी हटाकर 77 का चुनाव कराया। लेकिन हवा पलट गया, रुख पलटते देरी नहीं लगा। उसी तरह आज निश्चित रूप से आप समझिए कि 30 सालों की बिहार में जनता हो गई। दो चेहरे ही लोग देखे हैं, लालू यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार। अब इन चेहरे को देखते देखते भी लोगों के मन में कुछ नए विकल्प के तलाश के लिए होता है। तो यदि वो जनता के बीच ये मैसेज ले जाने में सफल हो गए और जिस तरह से उन्होंने जातियों को साधने का काम किया है, ऐसा नहीं कि वो हवा में कर रहे हैं कि नहीं जाति को हम छोड़ दे रहे हैं, जाति को भी साध रहे हैं। यदि मान लीजिए 45 यादव को टिकट दे रहे हैं तो 45 मुसलमान को दे रहे हैं, 45
सवर्ण जाति के लोगों को दे रहे हैं, अति पिछड़ों को 75 सीटें दे रहे हैं। तो वो सीटें दे रहे हैं और यदि सक्षम नेता हुआ और चुनावी मैनेजमेंट सही हो गया, बिहार के लोगों का मन बदल गया, तो आप क्या कीजिएगा, परिणाम बदल जाएगा। परिणाम बदलते देरी नहीं लगता है। लेकिन तब है कि बिहार है और बिहार में लोग जमीन को पकड़ के रखते हैं। प्रशांत किशोर मान लीजिए कि 243 सीटों में से 122 सीट से ज़्यादा नहीं ला पाए, लेकिन कुछ सीटें भी ला दी, 30-20 सीटें ला दिए, तो आप क्या समझते हैं, बिहार की एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर जाएंगे। 20 सीटें भी ला दिए तो भी एक बिहार की राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर जाएंगे, किंग मेकर भी हो सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर की भूमिका बिहार में बढ़ जाएगी। जैसा कि वो नीतीश कुमार पर आरोप भी लगाते हैं कि आप किंग मेकर की भूमिका में और बिहार के लिए कुछ भी नहीं ला पा रहे हैं। तो देखिए, राजनीति अभी में बहुत खेल होने वाला है और उसी खेल को राजनीतिक पार्टियां समझ रही हैं, इसीलिए उनमें जो बेचैनी है वो हैरानी है। तो आप अभी राकेश जी से सुन रहे थे कि प्रशांत किशोर के आने से सभी पार्टियों की नींद हराम हो चुके हैं और सभी बेचैन हैं। प्रशांत किशोर भी बिहार के लिए एक नए विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं। अब तलाश जनता को करनी है कि विकल्प के पीछे जाते हैं या जो पार्टियां हैं उनके साथ रहते हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।